हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। तो 22वें विधि आयोग का बढ़ा हुआ कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही 23वें विधि आयोग का गठन हो गया है। तो इनके अध्यक्ष हैं वर्तमान में बीपी सिन्हा। जब जिस महीने का ये प्रतियोगिता दर्पण है तो उस समय तक तो गठन नहीं हुआ था, लेकिन इनका गठन हो गया है, याद रखिएगा। बीपी सिन्हा है और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। तो याद रखिएगा 22वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है, 23वें विधि आयोग का गठन हो गया है और उसके अध्यक्ष जो हैं वो बीपी सिन्हा है। तो इनका नाम स्पष्ट तरीके से आप लोग याद रखिएगा। जरा ये भी जान लीजिए कि जो 22वें जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो 22वें जो विधि आयोग थे उनके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। एक चीज और यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि जो विधि आयोग है उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसके अलावा 4 मेंबर होते हैं। विधि आयोग जो है, विधि आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। और ये भी जान लीजिए कि विधि मामले के जो विभाग है उसके जो सचिव हैं तथा विधायी विभाग के सचिव इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य यानी पद ही, उस पद पे जो भी व्यक्ति बैठेगा विधि आयोग का सदस्य होगा। और आयोग में अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पर एक चीज और, एक खबर है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर जो जगह है उसका नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ध्यान देने वाली बात है, आप सभी इस पर ध्यान रखेंगे। और जान लीजिए कि यह जो द्वीप है कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में यह कार्य करता था। और जान लीजिए कि यही वो जगह है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगे को पहली बार फहराया था। और यहाँ पर सेलुलर जेल भी है जहां पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद करके रखा गया था। अच्छा, ये इसका नाम पोर्ट ब्लेयर क्यों रखा गया था? तो एक अंग्रेज अधिकारी था, नौसैनिक अधिकारी था, उन्हीं के नाम पर, जैसे उनका नाम था कैप्टन आर्किबाल्ड ब्लेयर, तो इन्हीं के नाम पर पोर्ट ब्लेयर नाम पड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये केवल ये नहीं पूछेगा कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, बल्कि अंडमान निकोबार से संबंधित जितने द्वीप हैं उनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि करंट में ये चर्चा में अभी है, तो ऐसा नहीं कि आपसे केवल यही पूछे कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बस का आपको ध्यान देना है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अगर आया है तो आपको अंडमान निकोबार के जितने द्वीप समूह हैं उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और खबर है कि ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की भारत के गुरुग्राम में कैंपस खोलने की योजना है। जान लीजिए कि ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, तो भारत के गुरुग्राम में अपना कैंपस ये खोलने के लिए रेडी है और इस पर कार्रवाई चल रही है। तो आपको याद रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में कौन सी विदेशी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस स्थापित करने जा रही है। तो क्या केवल विदेशी संस्था ही भारत आ रही है? क्या भारत की कोई ऐसी संस्था भी है जो विदेश में उसका कैंपस खुला है? तो हाँ, है ना, है यहाँ पर। जैसे आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में, है ना, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में तथा आईआईटी दिल्ली ने आबू धाबी में अपने परिसर स्थापित किए हैं। तो जान लीजिए कि न केवल विदेशी यूनिवर्सिटी का कैंपस भारत में खुलने वाला है, बल्कि भारतीय संस्थानों ने विदेशों में अपनी कैंपस या अपनी संस्थाएं वहां पर खोली है। जैसे हमने आपको बता दिया कि आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में तथा आईआईटी दिल्ली ने आबू धाबी में अपने परिसर स्थापित किए हैं।
आपके मन में होगा कि इससे क्या फायदा होगा। तो अरे भाई फायदा होगा ना। मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी लंदन से यहाँ पे आके कोई अपना कैंपस स्थापित कर रही है, तो आम आदमी, सामान्य परिवार के, सामान्य घरों के बच्चे भी उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। और जान लीजिए कि ऐसे यूनिवर्सिटी में काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है, तो इससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। और जो छात्र बाहर जाते हैं, बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है, और वो बाहर जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो सरकार का ये पैसा बचेगा, लोगों का ये पैसा बचेगा, और आराम से उससे काफी कम पैसे में ही अगर विदेशी संस्थाओं का यहाँ पर कैंपस खुल जाएगा, तो उसमें आसानी से ये लोग, भारतीय छात्र, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जो भारत की नई शिक्षा नीति है 2020, भारत की नई शिक्षा नीति जो जो 2020 है, उसमें विदेशी कैंपस को भारत में स्थापित करने हेतु उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो याद रखिएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके कैंपस को स्थापित करने संबंधी दिशा निर्देश उसमें दिए गए हैं, कुछ निर्णय लिए गए हैं। उसी के आलोक में ये ब्रिटेन की जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस गुरुग्राम में खुलने वाला है। एक आंकड़े के हिसाब से लगभग 8 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं। तो सोचिए, अगर विदेशी संस्था खुद भारत में खुल जाए तो ये जो 8 लाख बच्चे जो देश से बाहर जाते हैं पढ़ने, तो सोचिए कि कितना ज्यादा पैसा खर्च होता होगा। तो अगर ये भारत में ही अगर ये पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारा पैसा लोगों का बचेगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर हम लोग देख लें तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे जो महत्वपूर्ण है उसमें प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो अमेरिका की यात्रा पर गए हैं और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे है, कहाँ पे हुआ है, तो ये अमेरिका में हुआ है। और क्वाड 4 देशों का समूह है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। जान लीजिए कि चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए क्वाड की स्थापना हुई है। और क्वाड का फुल फॉर्म क्या है, देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो जान लीजिए कि ये कहां पे हुआ है, तो अमेरिका में इसका बैठक हुआ है। अच्छा, अमेरिका के किस शहर में हुआ है, थोड़ा सा डेट देख लीजिए, 21 से 23 सितंबर 2024 के बीच में। और डेलावेयर में अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उनके गृह नगर विल्मिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है। तो ध्यान देने की बात है, आप इसमें देखिएगा। और यहां पर हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई जैसे अमेरिका, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो सामान्यतः वहां के सबसे बड़े पदाधिकारी यानी वहां के राष्ट्रपति मोदी की अगुवानी करते हैं। फिर उसके बाद से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और फिर उसके बाद में वार्ता प्रारंभ होगी। उसी प्रकार से अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आएंगे तो सबसे पहले मोदी जी इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। फिर उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे पुष्प वगैरह अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद से दिल्ली में हैदराबाद हाउस में जाके बैठक शुरू होती है। उसी प्रकार से ये प्रक्रिया है, सभी को जानने की आवश्यकता है। और नॉर्मल औपचारिकता है, जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, अगर सिंपल सा मेहमान है, अगर कोई बेरोजगार मेहमान है, तो होता क्या है कि अगर गेट पे आया तो हमारे बच्चे उच्चे जाके बुला के लाते हैं, और बच्चे भी नहीं गए तो बेचारे वैसे ही आ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारा काफी कोई हमारा कोई रिश्तेदार है जो बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो होता क्या है ना कि पूरे घर वाले जाके जहां पे उनकी गाड़ी रुकती है वहां पे आदर सम्मान पूर्वक उनको अपने घर पे बुला के लेके आते हैं। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, आपको जानकारी रहनी चाहिए कि क्या होता है। तो जब भी हमने ये भी बताया है कि जब भी दुनिया के 2 देश से अधिक मिलेंगे, यानी 4-5 देश मिलेंगे, तो कौन कौन से मुद्दे पर वार्ता होगी, सीधी बात है। तो सबसे पहले यहां पर जो मिले हैं वो सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की बात की गई है। परिषद की अस्थाई
और अस्थायी सीटों का विस्तार करने का डिमांड किया गया है और उसे अधिक समावेशी बनाने की बात की गई है, पारदर्शी बनाने की बात की गई है, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक, ये सब चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। जो बच्चे बीपीएससी का मेंस या यूपीएससी का मेंस देंगे तो ये आप पढ़ेंगे, ये सब चीज लिखने में, ये सब चीज इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 नंबर बाकियों से ज्यादा मिलेगा। जितने भी ये चारों नेता हैं तो उन्होंने क्या किया है कि समूचे क्षेत्र के देशों के बीच कैंसर की जांच एवं रोकथाम के लिए कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम की स्थापना की गई है। तो जान लीजिए कि अगर आपसे सवाल पूछे कि अच्छा बताइए कैंसर मूनशॉट निम्नलिखित में से कौन कौन से देश मिलकर इसकी स्थापना किए हैं, तो इसमें भारत है, अमेरिका है और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिएगा। और 75 लाख डॉलर का योगदान इसमें भारत किया है। क्वाड देशों ने इन पूरे क्षेत्र में, है ना, इस पूरे क्षेत्र में समुद्री सीमा की रक्षा के लिए और बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मैत्री, है ना, याद रखिएगा। मैत्री क्या है? तो मेरी टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। तो याद रखिएगा कि एक तो हमने आपको बताया कि कैंसर मूनशॉट, ठीक है ना, कैंसर मूनशॉट, और दूसरा मैत्री अभियान शुरू किया गया है। और इसमें क्या करना है कि जितने भी आसपास के देश हैं उनको ट्रेनिंग देना है, उनको अपने सीमा की सुरक्षा कैसे करनी है ये बतानी है और इसके अलावा उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी है। तो आप ध्यान देंगे तो ये मैत्री आप लोग ध्यान देंगे। यह जो क्वाड का जो शिखर सम्मेलन है तो यह भारत में होने वाला था, लेकिन अमेरिका के विशेष अनुरोध पर अमेरिका ने कहा कि भाई तुम इस बार ऐसा करो ना कि हमको करने दो। तो भारत ने आराम से दे दिया कि ठीक है आयोजन आप भी करिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसका अगला यानी 7वां शिखर सम्मेलन अब भारत में होगा। तो याद रखिएगा, इसलिए भी यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे जो भाषण दिया तो उन्होंने कहा है कि हम भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाएंगे और उसके लिए भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को प्राथमिक शक्ति बनाने के लिए भारत की बायो ई3 नीति पर भी उन्होंने विशेष चर्चा करी। इसके अलावा बहुत सारे जो भारतीय हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया। फिर उसके बाद से इसी अवसर पर अमेरिका में 2 अन्य नए वाणिज्यिक दूतावास, एक लॉस एंजल्स में और दूसरा बोस्टन में खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। तो यहां से पूछ दिया जाएगा कि अच्छा बताइए भारत ने हाल फिलहाल में अमेरिका के किस शहर में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने के लिए घोषणा किया है? तो जान लीजिए इसका नाम है कौन सा? पहला है लॉस एंजल्स और दूसरा है बोस्टन। इसके बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने का प्रधानमंत्री श्री मोदी का कार्यक्रम 23 सितंबर का था और उसके बाद से यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर फिर संबोधित किया है। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत जब भी 2 या 2 से अधिक देशों के साथ मिलेगा तो सबसे पहली चर्चा भारत ये करेगा कि भाई आप लोग वैश्विक शांति बनाए रखिए और आंतरिक सुरक्षा, मतलब कि दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करिए, पर्यावरण में आप लोग सुधार लाइए, कुछ ऐसा करिए कि पर्यावरण का ज्यादा क्षय ना हो, नुकसान ना हो। ये तमाम तरह की चीजें भारत करेगा। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी जब मोदी जी बैठे हैं तो यही सब बात करेंगे और ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। पीटी में सवाल नहीं पूछेगा। अगर कोई बच्चा मेंस की तैयारी अगर कर रहा है तो जो मार्क किए हैं केवल उतना आप पढ़ लेंगे तो आपका मेंस का काम चल जाएगा। एक चीज और जान लीजिए
कि बहुत भारत भारत से आप अक्सर देखे होंगे कि बहुत सारी पुरानी चीजें चोरी हो जाती हैं, ठीक है। तो पुरानी चीजें चोरी हो जाती हैं तो अमेरिका में लगभग 297 प्राचीन वस्तुएं यहां से चोरी होकर अमेरिका पहुंच गई हैं। तो उसको भी लौटाने की प्रक्रिया शुरू की बात की गई है। अगला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा हुई है। तो जान लीजिए इसमें डेट नहीं पूछता है कि कौन से डेट को प्रधानमंत्री सिंगापुर गए, कौन से डेट को ब्रुनेई गए। इतना पूछ सकता है कि अगर पूरे साल में, पूरे वर्ष में अगर मोदी जी 5 देश घूमे हैं तो ये पूछ सकता है कि अच्छा बताइए निम्नलिखित में से अगर हमारे जो प्रधानमंत्री गए हैं तो उनके जाने का क्रम क्या है, यानी किस देश में वो पहले गए हैं, फिर उसके बाद से किस देश में उसके बाद गए हैं। तो याद रखिएगा कभी भी डेट नहीं पूछा जाता है तो डेट याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो बता देते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं, ब्रुनेई है ना, और सिंगापुर की यात्रा उन्होंने करी है। और ब्रुनेई की जो उनकी यह यात्रा है किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली द्विपक्षीय वार्ता थी, यानी इसके पहले कभी भी भारत के प्रधानमंत्री ब्रुनेई नहीं गए हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है यहां पर। तो सबसे पहले ब्रुनेई जाते हैं, क्या होता है कि राजधानी बंदर शेरी बेगवान, राजधानी याद रखिएगा ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरी बेगवान। वहां पहुंचने पर क्या होता है, हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर मतलब आर्मी के लोग लाइन में लग के ड्रेस में सुसज्जित होके, वो आप देखे होंगे ड्रम बजाएंगे और सलामी वगैरह देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर उसी को कहा जाता है। तो हमने बताया कि ये सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य शिष्टाचार है। तो जैसे भारत के वहां के मोदी जी गए हैं तो जिस प्रकार से हवाई अड्डे पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, दिया गया, उसी प्रकार से भारत में भी हवाई अड्डे पर भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और राष्ट्रपति भवन के पास भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो जान लीजिए कि क्या हुआ कि जब ब्रुनेई पहुंचे, ब्रुनेई की राजधानी क्या है, बंदर शेरी बेगवान। तो पहला सवाल यहां से निकल के आएगा कि बंदर शेरी बेगवान ब्रुनेई की राजधानी है। दूसरा, ब्रुनेई की मुद्रा क्या है या करेंसी क्या है, आप लोग अपने से, आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इनका स्वागत कौन किया, तो इनका प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने इनका स्वागत किया। बस केवल इस प्रिंस का नाम याद रखिएगा। ये जो मोदी जी की जो यात्रा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत है। एक्ट ईस्ट मतलब हम लोग बहुत पश्चिम की तरफ भाग चुके हैं। पश्चिम के जो देश हैं, यानी पश्चिम के देश कौन है, यानी यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है और यूरोप के और बाकी जितने देश हैं। तो पश्चिम के देश की तरफ हम लोग जाते हैं तो लोग कहता है कि पश्चिम जा रहे हैं। तो बाद में हमारी पॉलिसी बदली है और हम लोग एक्ट ईस्ट की नीति पर काम कर रहे हैं, यानी पूरब की ओर देखो की ओर हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग अमेरिका यूरोप पर ज्यादा ध्यान, उधर तो ध्यान देते ही है, उनको नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन पूरब में जो हमारे देश हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी के तहत हमने आपको बताया था कि भारत आसियान में और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत लगातार भाग लेता आ रहा है। जब ब्रुनेई चले गए उसके बाद से क्या हुआ, ब्रुनेई चले जाएंगे उसके बाद से ये सिंगापुर गए हैं। और देख लीजिए सिंगापुर में यहाँ के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, नाम याद रखिएगा, लॉरेंस वोंग। और आपसी संबंधों का दर्जा ये जान लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने का निर्णय दोनों प्रधानमंत्रियों ने लिया है। तो आप जान लीजिएगा ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, आगे हम लोग इसके बारे में जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। भारत सेमीकंडक्टर
के निर्माण में हब बनना चाहता है। भारत क्या करना चाहता है? सेमीकंडक्टर के निर्माण में हब बनना चाहता है। जितना चिप बनता है, हमारे मोबाइल में जो चिप बनता है, हमारे कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होता है, एआई तकनीक में या बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो चिप लगता है, वो सभी सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल से बनता है। और भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई सारी फैक्ट्रियां लगाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। जान लीजिए कि दक्षिण चीन सागर में स्थिति को देखते हुए हम आपको बता दें कि चीन है, जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, यानी पूर्वी एशिया के जो देश हैं, चीन सबको परेशान करते रहता है। ठीक है, और चीन किसी के साथ उसकी पटरी नहीं बैठती है। तो उस स्थिति में भारत चाहता है कि जो जितने भी इधर जो चीन से जो परेशान देश हैं, जो चीन के द्वारा शोषित हैं, तो भारत चाहता है कि उनके साथ अपना संबंध ठीक करें और जरूरत पड़ने पर चीन को घेरने के लिए इन देशों का इस्तेमाल करें। और अगला टॉपिक है भारत चीन सीमा विवाद पर कूटनीतिक स्तर पर वार्ता का 31वां दौर बीजिंग में संपन्न हो गया है। तो 31वां दौर जो बीजिंग में संपन्न हुआ है, जान लीजिए कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। बस केवल दोनों देश ने कहा है कि देखिए भैया, हथियार का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि बॉर्डर पर कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। और जान लीजिए कि इतना बड़ा देश है, दुनिया के दो सबसे बड़े देश हैं, इतनी लंबी बाउंड्री दोनों की मिलती है, थोड़ा बहुत विवाद तो चलता ही रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला टॉपिक है 64 वर्ष पुरानी जो सिंधु जल संधि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, उस पर क्या किया है भारत ने कि इस पूरी संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को भारत ने नोटिस भेजा है। तो जान लीजिए कि क्या है। तो सिंधु जल संधि कब हुआ था? डेट एकदम याद रखिएगा, 19 सितंबर 1960 को। फेमस डेट है, आप याद रखेंगे कि सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और इस संधि के तहत ही गठित अस्थाई सिंधु आयोग की बैठक प्रतिवर्ष होते रहती है। अब भारत ने पाकिस्तान को नोटिस किया है कि देखिए भैया, भले ही ये बैठक हम लोग करते हैं, लेकिन 1960 में जो बैठक हुआ था, उसमें जो भी संधि हुए थे, अब सोचिए कि इतना साल हो गया, लगभग 60-65 साल हो गए, अब परिस्थितियां वैसी नहीं है। इस पूरे जो सिंधु नदी जो समझौता है, इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। और हो सकता है कि भारत इसमें कुछ कड़ा स्टेप ले। भारत जानना चाहता है या भारत करना चाहता है ये कि जो सिंधु नदी जल समझौता है, उसको अपने हिसाब से फिर से इस समझौते को करना चाहता है। तो आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि यूपीएससी वगैरह में या बीपीएससी के मेंस में इससे कुछ सवाल निकल कर आ जाए। चलिए अगला टॉपिक है कि आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद, इनका नाम याद रखिएगा, प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कहिएगा कि सर इतना बड़ा नाम है तो कैसे याद होगा? बस केवल नाम याद रखना है, कभी पूछता नहीं है। लेकिन फिर भी ये देखिए, हमारे मोदी जी के साथ ये खड़े हैं, तो इनका नाम भी हम लोग को याद रखना है। क्या है, कुछ 2-3 चीज जानना है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। यानी जब से ये प्रिंस बने हैं, तब भारत की पहली यात्रा किए हैं। इसके पहले किसी देश में ये नहीं गए थे। हमने आपको पहले ही बता दिया है। आएंगे तो क्या करेंगे, देखिए क्या किया जाएगा। हवाई अड्डे पर अगवानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर से की मतलब कि जहां पर ये उतरे हैं वहीं पर जो सेना के जवान जाते हैं, जो सैल्यूट वगैरह करते हैं, ड्रम बजाते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया सम्मान में। फिर उसके बाद से राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, फिर राष्ट्रपति भवन में भी गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता है। फिर उसके बाद से औपचारिक बैठक 9 सितंबर को हुआ। और उसके बाद से क्या हुआ, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट गए। तो ये नॉर्मल चीज है, हर आदमी के साथ, जो भी बाहर से जो बड़े लोग आते हैं, ये प्रक्रिया भारत में अपनाई जाती है। और फिर हमने आपको पहले ही बता दिया है, उसके बाद से हैदराबाद हाउस में दोनों की वार्ता प्रारंभ की। तो नॉर्मल चीज है, आपको इस देश में क्या हो रहा है, कैसे होता है, ये सब चीज जानने की आवश्यकता है।
ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो आए हैं ना, तो इन्होंने क्या किया है कि राजघाट पर जब गए थे तो महात्मा गांधी की जो वहां पर राजघाट पे न केवल इन्होंने पुष्प फूल माला वगैरह चढ़ाया, बल्कि पौधारोपण भी किया। और जान लीजिए कि पौधारोपण ये अकेले नहीं किए हैं, इनके बाबा भी किए थे यहाँ पर पौधारोपण, और इनके पिताजी भी किए थे, और ये बेटे अब इनकी बारी है। तो 3 पीढ़ी से लोग लगातार भारत आते रहे हैं, राजघाट पर ये पौधा लगाते रहे हैं। तो जान लीजिए 1992 में इनके बाबा आए थे, 2016 में उनके पिता आए थे, और ये 2024 में आकर यहाँ पर पौधारोपण किए हैं राजघाट पर। अगला टॉपिक है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर व समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। क्या है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 3 देश हैं। कौन है? भारत, याद रखिएगा, दूसरा श्रीलंका, और तीसरा मालदीव। तो ये तीनों देश हैं। क्यों बनाए हैं यह संगठन? तो जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए तथा जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो तीनों देश हैं, तीनों ने मिलकर क्या किया है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना इन्होंने किया है। ठीक है। तो एक और चीज है कि ये जो कोलंबो सुरक्षा जो सम्मेलन है, इसका सचिवालय कहां होगा? इसका सचिवालय कोलंबो में होगा। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि बच्चा बताइए, ये जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, इसका सचिवालय कहां पर स्थापित होगा? तो कोलंबो में होगा। ध्यान देने की यहां आवश्यकता है। फिर उसके बाद से जब तीनों देश मिलेंगे तो सिंपल सी बात है, आपसी सुरक्षा की बात करेंगे, संरक्षा की बात करेंगे, आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुकाबला की बात करेंगे। इसके अलावा नशीली पदार्थों और तस्करी, हथियार की तस्करी, मानव तस्करी, ये तमाम तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे निपटने के लिए आपस में चर्चा करेंगे। और उसके बाद से ये नॉर्मल चीजें हैं, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस सब शब्द को रट लें, लिख लें, रट लें, क्योंकि मेंस में जब लिखेंगे इन शब्दों का जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो बाकियों से आपको कुछ नंबर ज्यादा मिलेंगे। चलिए कुछ और है, यागी तूफान। एक और है यागी तूफान। क्या है भैया? कहां आया है? तो म्यांमार में आया है। म्यांमार, लाओस और वियतनाम को प्रभावित किया है। कौन सा तूफान? तो यागी तूफान। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, पूछ देगा सीधे। अच्छा बताइए, यागी तूफान निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया था? तो एकदम स्पष्ट याद रखिएगा कि म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम को प्रभावित किया था। और जान लीजिए कि ऑपरेशन सद्भाव के तहत राहत सामग्री का प्रेषण, यानी जब आसपास के पड़ोसी देशों में कभी बड़ी प्राकृतिक घटना जब होती है, दुर्घटना होती है, तो भारत जैसे बड़े देश की यह जिम्मेदारी बनती है कि उसमें हम लोग सहायता करें। तो इसी के तहत भारत ने वहां पर अपना मदद भेजा है, और ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत ने बहुत सारी चीजें वहां पर भेजी हैं। कौन कौन सा देश इसमें प्रभावित हुआ है इस यागी तूफान से? तो चीन, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम तथा म्यांमार भीषण रूप से प्रभावित हुए हैं। और जान लीजिए, हमने आपको बता दिया है कि म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम को राहत सामग्री भारत ने क्या भेजा है, और नाम क्या रखा है? ऑपरेशन सद्भाव। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि अच्छा बताइए ऑपरेशन सद्भाव क्या है? पहला सवाल तो यही पूछ देगा, ऑपरेशन सद्भाव क्या है? तो भाई ऑपरेशन सद्भाव ये यागी तूफान जो आया था म्यांमार, लाओस, वियतनाम में, तो इन तीनों देश में राहत सामग्री पहुंचाने से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हमने आपको बताया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पूरब की ओर देखो नीति। हमने आपको बताया था कि अक्सर हम लोग पश्चिम का नकल करते हैं, पश्चिम के देश की तरफ भागते हैं, पश्चिम का नकल करते हैं।
तो उन सब से हट के बाद में कहा गया है कि भाई हम अपने पश्चिम के देशों को जिस प्रकार से नहीं छोड़ सकते हैं, वैसे ही हमको अपने पूरब के देशों पर भी अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा। उसी के तहत भारत एक्ट ईस्ट नीति के तहत जैसे ही आसियान क्षेत्र में कोई दुर्घटना या प्राकृतिक घटना होती है, भारत चाहता है कि सबसे पहले वहां पर राहत सामग्री पहुंचा दे। तो अब जान लीजिए कि इसी के तहत भारत ने वो अपना ऑपरेशन सद्भाव चलाया और बहुत सारी सामग्री इन देशों में भारत ने पहुंचाया। इसके अलावा और चीज जान लीजिए कि एक तो आसियान में किया ही, इसके पहले खाद्य संकट से अफ्रीका के कुछ देश जूझ रहे हैं, जैसे मालावी और जाम्बिया, और इसके अलावा जिम्बाब्वे। मालावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को खाद्य सहायता के लिए सरकार ने 1000 टन चावल, जाम्बिया के लिए 13,000 टन मक्के की पहली खेप तथा जिम्बाब्वे के लिए 1000 टन चावल, है ना। तो ये सब चीज भेजे हैं। तो ये कितना क्या भेजा ये नहीं पूछेगा, बस केवल आपको याद रखना है कि हाल फिलहाल में भारत ने इन आसियान के 3 देश, यानी कौन कौन से, तो ये यहाँ के देश हो गए म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इनको भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत अपने राहत सामग्री भेजी। इसके अलावा अफ्रीका के जो 3 देश हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मालावी, ये लोग खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, मतलब कि खाने की भी, भोजन की दिक्कत हो गई है। तो भारत ने ढेर सारा सामान यहां पर, खाद्य सामग्री वहां पर रवाना किया है। एक अलग टॉपिक है, वामपंथी विचारधारा के अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, है ना। याद रखिएगा, लेफ्ट विंग के हैं, यानी वामपंथी विचारधारा के हैं, और इनका नाम याद रखिएगा, अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हुए हैं। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य से थोड़ा सा देख लें क्या है। तो जान लीजिए कि चालू वित्त वर्ष यानी 2024-2025 में भारत में जीडीपी वृद्धि लगभग 7% रहने का विश्व बैंक का अनुमान है। तो यहां पर आपको बता दें कि जो 24-25 है, 24-25 जो वित्तीय वर्ष है, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो जीडीपी वृद्धि है, लगभग 7% रहने का अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है। इसके कंपैरिजन में दुनिया के जो अन्य देश हैं, वहां पर जो वृद्धि दर है वो काफी कम रहने का अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है। एक और चीज नोट कर लीजिए कि विश्व बैंक ने अगले 2 वर्ष यानी 25-26 और 26-27 में देश की जीडीपी वृद्धि में 6.7% रहने का विश्व बैंक का अनुमान है, और यह स्थिति भी काफी संतोषप्रद है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों की आर्थिक स्थिति इस दौर में काफी खराब है। अगला टॉपिक चलते हैं, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में मुंबई में संपन्न हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, याद रखिएगा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहां संपन्न हुआ है, तो मुंबई में संपन्न हुआ है। अच्छा बताइए कि एक पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, दूसरा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के सभी लोगों ने मिलकर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई में आयोजित किया है। मुंबई में कहा, तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। क्या है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये जो बैठक संपन्न हुआ है, किस चीज से संबंधित है, आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 5वां ये बैठक था। क्या था इस बैठक का थीम, तो थोड़ा सा थीम वगैरह, कोई भी जब बैठक होता है ना, तो आप लोग को हमने बताया है कि बैठक में क्या होता है, एक थीम रख दिया जाता है आम सहमति के आधार पर। तो थीम क्या था, ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव या रेजिलिएंट। तो ध्यान रखिएगा, इतना सारा चीज है, आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। फिनटेक, फिनटेक क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से तात्पर्य क्या है कि वित्त के प्रबंधन में इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी,
फिनटेक का मतलब फिन मतलब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, यानी फाइनेंस के क्षेत्र में जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो फिनटेक के तहत आएगा। और जान लीजिए कि बहुत सारी इसमें अभी भविष्य में प्रगति की इसमें संभावना है। एक दूसरा न्यूज है, एयर इंडिया में विस्तारा का विलय हो गया है, मंजूरी मिल गई है। 12 नवंबर 2024 से ही इसको मंजूरी दे दिया गया है। तो एयर इंडिया और सिंगापुर की एयरलाइंस की संयुक्त उद्यम कंपनी विस्तारा है ना, एयर इंडिया व सिंगापुर एयरलाइंस की जो संयुक्त उद्यम कंपनी है विस्तारा को टाटा समूह के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया में शामिल करने के लिए वो मार्ग प्रशस्त हो गया है। ज्यादा कुछ इसके बारे में